तो स्वागत है आप सबों का आज के क्लास में। आज की डेट में लिख देता हूँ, ये है 9/6/22। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कैम चैप्टर 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे 1.4। हम लोगों ने 1.1 एंड 1.2 पढ़ लिया है। 1.3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग शुरू करेंगे 1.4 से। तो शुरू करते हैं। देखिए, जिन जिन लोगों ने किताब खरीद रखी है वो प्लीज किताब खोल लीजिए। जो यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले वो किताब खोल लीजिए और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। तो अगर आपने किताब खोल रखी है तो इसको शुरू कीजिए 1.4 से, तो पढ़ना शुरू कीजिए 1.4 से। कोई पढ़ेगा हाँ या ना बताइए? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ एक्चुअली 1.4 क्या कहता है। 1.4 कहता है डिटेल प्रोसीजर इन रिगार्ड टू बैंकिंग अरेंजमेंट फॉर पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था चैप्टर 3 में क्या लिखा हुआ है कि ऑल पेमेंट कौन करेगा? ऑल पेमेंट करेगा अकाउंट ऑफिसर। कौन करेगा? पाओ। ठीक है, और पाओ कैसे करेगा भाई? चेक इशू करेगा। ठीक है, किसके माध्यम से? बैंक के माध्यम से। कौन सा बैंक? एक्रेडिटेड बैंक। एक्रेडिटेड बैंक किसको कहते हैं? जिसको आरबीआई नॉमिनेट करे। आरबीआई नॉमिनेट करे। ठीक है, किसकी सलाह पर? सीजीए की सलाह पर। ठीक है, और इसी में अगर आपका फोकल पॉइंट ब्रांच होता है, मतलब कि फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो फोकल पॉइंट ब्रांच के अंदर में यानी कि बिटवीन में करेंगे तो पाओ चेक इशू करते हैं, पाओ। ठीक है, और अगर बाहर करेंगे आउट स्टेशन में होगा, जैसा कि कल मैंने बताया था आउट स्टेशन CATION। ठीक है, तो वो बैंक ड्राफ्ट इशू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कल हम लोगों ने देख रखा था। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो पाओ है वो चेक इशू करते हैं तो वो किस तरीके से इशू करते हैं और किन किन मामलों में सीजीए के कंसल्ट की जरूरत होती है। 1.4.1 कहता है कि wherever A more than one bank is proposed to handle the transaction at same station and B the credited bank is required to be changed, the proposal should be invariably referred to Controller General of Accounts। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि किस केस में सीजीए के परमिशन की जरूरत पड़ती है, रेफर किया जाता है, और किस केस में सीजीए को रेफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको रेफर करने से पहले मैं बता दूं कि आप कौन है भाई? आप हैं डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में भी आप कौन हैं? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, डिपार्टमेंट के जब प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर हैं तब आप क्या करेंगे? दो केस है। पहला केस कौन सा है? जब आप सीजीए को रेफर करते हैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? डायरेक्ट टू आरबीआई। आरबीआई से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए दो केस हैं। पहला वाला केस कौन सा है? जब आप सीजीए को रेफर करेंगे। इसमें लिखा हुआ ए क्या लिखा हुआ है कि जब एक मोर देन वन बैंक इज प्रपोज टू हैंडल द ट्रांजेक्शन एट सेम स्टेशन। एक ही स्टेशन है, एक ही स्टेशन, एक ब्रांच नहीं। इसको हम मिटा देते हैं, लिख देते हैं एक से अधिक ब्रांच, मोर देन वन ब्रांच। ठीक है, मोर देन वन ब्रांच ऑफ एक्रेडिटेड बैंक, है ना? तो एक्रेडिटेड बैंक को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्रेडिटेड बैंक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। इस केस में एक ही स्टेशन में अगर एक्रेडिटेड बैंक का एक से अधिक ब्रांच हो, मोर देन वन ब्रांच, तब हम किसको कंसल्ट करेंगे? सीजीए को। इसका केस बी है। और बी केस क्या कहता है? बी केस कहता है कि
जब एक्रेडिटेड बैंक इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज, ठीक है, जब पूरे का पूरा एक्रेडिटेड बैंक ही चेंज कर दें, व्हेन एक्रेडिटेड बैंक, माने कि मान लीजिए कि पहले कैनरा बैंक में हो रहा था, अब यूको बैंक में होगा, इज चेंज। इन दो केस में आपको यानी किसको, डिपार्टमेंट को सीजीए को कंसल्ट करने के लिए या रेफर करने की जरूरत पड़ती है। आगे लिखता है हाउएवर, हम पढ़ क्या रहे हैं 1.4.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखता है हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस द प्रिंसिपल सीसीए, यही प्रिंसिपल सीसीए, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर का मतलब ही है प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए, ठीक है। तो इस केस में कब डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं आरबीआई को, लिखता है हेडिंग द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली अप्रोच टू आरबीआई, ठीक है। कब कर सकते हैं भाई, नंबर 1 यहाँ पे ABCD लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पाओ है, कोई नया पाओ खुल रहा है, कोई नई ऑफिस खुल रही है, ठीक है, लेकिन उसमें आप न तो ब्रांच चेंज कर रहे हैं और न ही एक्रेडिटेड बैंक चेंज कर रहे हैं, बस उसी बैंक में आप एक नया पाओ खोल रहे हैं। इस केस में सीजी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पाओ, न्यूली पाओ, और सीडीडीओ का मतलब ही वही होता है, चेक ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें न्यूली पाओ के केस में आप डायरेक्टली आरबीआई को कंसल्ट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन्वॉल्व इन फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक है। व्हेन फोकल पॉइंट ब्रांच FPB है ना। अब FPB आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा ना, हम कहीं लिख दे क्या FBP, क्या लिख देते हैं, देखिए FPB इक्वल टू फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक है। तो विदाउट व्हेन FPB डू नॉट चेंज, ठीक है। सर ये फोकल पॉइंट ब्रांच क्या है सर? फोकल पॉइंट, हाँ बताया था मैंने कल कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक बैंक से टाई अप कर लिया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का पूरे भारत में जहां जहां ऑफिस होगा सब जगह कैनरा बैंक हैंडल करेगा, लेकिन कैनरा बैंक के रांची में तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो कौन सा ब्रांच हैंडल करेगा? कैनरा बैंक का जो ब्रांच केवल और केवल गवर्नमेंट अकाउंट को, उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकाउंट को हैंडल करता है, उसी को कहा जाता है फोकल पॉइंट ब्रांच। अब समझ में आए बात? रांची में कैनरा बैंक का एक ब्रांच है, बताइए। स्टेट बैंक का एक ब्रांच है, बताइए। नहीं ना, लेकिन एजी ऑफिस का कौन सा ब्रांच हैंडल करता है? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक डोरंडा हैंडल करता है, पता है ना आपको? यस सर। तो स्टेट बैंक डोरंडा जो है वो एजी ऑफिस यानी कि IA एंड AD के रिगार्डिंग फोकल पॉइंट ब्रांच हो गया। क्लियर? यस सर। है ना। तो वही जब फोकल पॉइंट ब्रांच चेंज ना हो और एक नया ऑफिस खोल दिया जाए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि CAG ऑफिस को मन करे कि हम एक नया एस्टेब्लिशमेंट खोलेंगे रांची में, AG ऑफिस 1, AG ऑफिस 2, और फोकल पॉइंट ब्रांच चेंज ना करना हो तो हम सीधे डायरेक्ट आरबीआई को कह करके खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब फोकल पॉइंट ब्रांच चेंज करना होगा, समझे, और एक्रेडिटेड बैंक चेंज करना होगा, तब उस समय में हम सीजीए को कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है? इन डिफरेंट ब्रांच ऑफ एक्रेडिटेड बैंक फ्रॉम स्पेसिफिक डेट विद सिमल्टेनियस के क्लोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो न्यूली पाओ, ठीक है। अब ओल्ड पाओ का अकाउंट क्लोज करना हो, ठीक है, ओल्ड पाओ का अकाउंट क्लोज करना हो। अकाउंट क्लोज करने का मतलब ऑफिस में बंद कर रहे हैं, समझे, मैंने ऑफिस क्लोज कर रहे हैं। तो नया अकाउंट खोलने के लिए और पुराना अकाउंट बंद करने के लिए आपको सीजीए का परमिशन नहीं चाहिए, सीधे आप डायरेक्ट आरबीआई को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें कुछ बहुत ज्यादा अटपटा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 4, पॉइंट 2। तो कोई भी एक आदमी 1.4.2 पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़िए। पढ़िए, चुप नहीं रहिए प्लीज, मुझे मिटाना पड़ेगा, तब तक 1.4.2 पढ़िए। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूं। देखिए 1.4.2 क्या कहता है? कहता है कि द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ पाओ है, प्रिंसिपल एओ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसका? पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर कौन है? वो जो पेमेंट कर सकता है। विल सेंड टू द ब्रांच विद विच he placed in account the specimen signature
भाई आखिरकार अगर पाओ जो है चेक से पेमेंट करेगा, ठीक है, तो चेक से पेमेंट करने से पहले उसको अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर बैंक को देना पड़ेगा ना भाई, समझे? तो वही पॉइंट 1 कह रहा है कि ही विल सेंड स्पेसिमेन सिग्नेचर, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है कि स्पेसिमेन सिग्नेचर पाओ दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्पेसिमेन सिग्नेचर तो कोई तो ऑथेंटिकेट करेगा। मान लीजिए कि पुराने पाओ का ट्रांसफर हो गया, नया पाओ आए तो बैंक को कौन बताएगा? तो बैंक को उसके हायर अथॉरिटी बताएंगे। और कौन सा हायर अथॉरिटी? जिस अथॉरिटी का सिग्नेचर ऑलरेडी बैंक के पास में पहले से मौजूद है। वही अगले लाइन में लिख रहा है, क्या कह रहा है कि स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर हु आर ऑथराइज्ड टू साइन एज सेकंड सिग्नेटरी, ठीक है, as independent officer preferably higher in rank and whose signature is available with the bank should duly countersign the specimen signature and counter signed by higher officer, ठीक है, whose signature is already placed with bank, ठीक है, तो signature is already placed with bank। क्लियर हुआ यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? देखिए आप लोग कम से कम हाँ या ना तो बोलिए। चलिए आगे, when there is a change in incumbency of any of the officer authorized to sign the check, the branch concerned should be duly informed in writing and the specimen signature of the incumbent officer should be attested and forwarded to the bank in the same manner, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी पाव चेंज होते हैं या नए पाव आ जाए, कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको हर हाल में बैंक को बताना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आज पाव है, ठीक है, पाव है जिनका नाम है XYZ, मिस्टर XYZ, और अब ये नहीं रहे, अब ये पाव नहीं है, अब ये पाव नहीं है, तो अब नहीं है पाव, और फिर भी अगर साइन करके कोई चेक दे देंगे या उन्होंने पहले से कोई चेक छुपा रखा हो किसी भी तरह का हो, ठीक है, तो बैंक तो उसका चेक कंसीडर कर ही देगी क्योंकि उसके पास स्पेसिमेन सिग्नेचर है ही है XYZ पाव का। इसका मतलब यह है कि अगर ये पाव नहीं है, इनकम्बेंसी हो जाए, समझे कि नहीं, तो उसका भी इंटीमेशन बैंक को करना पड़ता है कि भाई अब ये पावर नहीं है, यहाँ खाली जगह है, इनके सिग्नेचर को अब आपको एंटरटेन नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं 1.4.3। क्या कोई पढ़ेगा कि ये भी मुझे ही पढ़ना पड़ेगा? 1.4.3 पढ़ रहे हैं। पढ़िए। The principal accounts officer will obtain supply of checkbook required for use by the pay and account officer from the central stamp store ISP Nasik Road or the accredited bank concerned whenever so authorized by the CGA and make agreement for their contribution to the pay and account officer. The detailed procedure in this regard as prescribed in Government of India Ministry of Finance Department। ठीक है, छोड़ दीजिए। देखिए इस चीज को समझने से पहले हम आपको एक लाइव एग्जांपल दे देते हैं, रियल एग्जांपल। आपको पता है व्हेन आई वाज पोस्टेड इन रिकॉर्ड डिस्पैच सेक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड डिस्पैच सेक्शन ऑफ एजी ऑफिस, समझे, तो अपने का बहुत सारा काम था, लेकिन उसके सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था पता है? अपने पास में काम था कि एक होता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ISP कहा जाता है, ठीक है, नासिक। उससे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का चेक प्रिंट करवाते थे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो चूंकि हमारा एजी ऑफिस जो है, एजी ऑफिस वो झारखंड सरकार का अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है, तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का चेक प्रिंट करवाते थे। तो हम लोगों ने, मैंने खुद इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक से फोन पे बात की और उनको 1000 चेक प्रिंट करने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद वो चेक सारा का सारा हमारे पास में आया, ठीक है, तो 1000 बुक चेक, समझे,
हमारे पास में आया। उसके बाद में हम क्या करते थे कि हमारे पास में जितने भी झारखंड में ट्रेजरी ऑफिस है स्टेट गवर्नमेंट के, वहां से हमारे पास रिक्विजिशन आता था। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ रिक्विजिशन किसकी, ऑफ ट्रेजरी ऑफिसर, तो ट्रेजरी ऑफिसर के रिक्विजिशन पे हम क्या करते थे कि इस 1000 बुक में से उनके पास में अगर 30 बुक का रिक्विजिशन आया तो हमने उनको 20 बुक रिक्विजिशन का अप्रूव किया और उनको वो चेकबुक दिया। बदले में हम उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूर लेते थे। आई एम टेलिंग वंस अगेन, बदले में हम उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जरूर लेते थे। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए एजी ऑफिस क्या करती है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक से गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, क्या गवर्नमेंट बिहार का ले सकती है, एजी झारखंड नहीं, उसके लिए एजी बिहार लेगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग चेकबुक प्रिंट करवाते हैं, चेकबुक। ठीक है, और उसका प्रिंट करवा करके जब हमारे पास में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक से प्रिंट चेकबुक आ जाता है, फिर हम लोग ट्रेजरी ऑफिसर को उनके रिक्विजिशन के आधार पर वो चेकबुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ट्रेजरी ऑफिसर फिर क्या करता है, उन चेकबुक को डीडीओ को देता है। समझे, अब डीडीओ हम लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, हम सबसे बढ़िया लिख देते हैं पीडब्ल्यू डिवीजन को देता है, पीडब्ल्यू डिवीजन को। समझे, फॉरेस्ट डिवीजन को भी देता है, फॉरेस्ट डिवीजन को भी। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि अब एक हायरार्की आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई। अब देख लीजिए, हम आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट में ये काम करता है और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस इस पारा में जो आप लोग देख रहे हैं, पारा 1.4.3 में ये कैसे काम करता है। देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पे आईएसपी यहाँ भी है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ठीक है, और यहाँ भी आईएसपी है। ठीक है, यहाँ पे एजी ऑफिस है स्टेट गवर्नमेंट में, ये हम बात कर रहे हैं झारखंड की, है ना, और यहाँ बात हो रहा है यूनियन की। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है। ठीक है, वो क्या ले रहा है, चेकबुक ले रहा है। ठीक है, और चेकबुक लेने के बाद में हम किसको दे रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर को। ठीक है, ये किसको दे रहा है, पाओ को। तो पाओ मतलब पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, है ना, और ट्रेजरी ऑफिसर फिर किसको दे रहा था, पीडब्ल्यू डिवीजन को। और ये किसको देता है, ये इसका अपना डीडीओ होता है, समटाइम इसको देता है व्हेन ऑथराइज्ड, व्हेन नॉट ऑथराइज्ड पाओ को किसी को चेकबुक देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चेकबुक वो खुद रख लेता है। अब ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को, आया ना, बोलिए जल्दी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। देखिए, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक है, ये प्रेस है, प्रेस, समझे, ये पी फॉर प्रेस। ठीक है, प्रिंट करता है चेकबुक। ठीक है, यस सर। क्या प्रिंट करता है, चेकबुक। ठीक और वहां से ये स्टेट गवर्नमेंट के मामले में एजी ऑफिस को मिलता है चेकबुक। देखिए चेकबुक लिखा हुआ है, एजी ऑफिस वही चेकबुक ट्रेजरी ऑफिसर को देती है। ट्रेजरी ऑफिसर रांची को मान लीजिए दिया। ठीक है, और ट्रेजरी ऑफिसर क्या करता है, पीडब्ल्यू डिवीजन को और फॉरेस्ट डिवीजन को देता है। यस सर, अब क्लियर। और फॉरेस्ट डिवीजन पीडब्ल्यू डिवीजन क्या करता है, चेक साइन करके कॉन्ट्रैक्टर को देता है। मतलब ये स्टेट और सेंट्रल दोनों को देगा नासिक ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे, नासिक का काम है प्रिंट करके चेक देना, जो मांगे सो। समझ गए, स्टेट गवर्नमेंट का ये हायरार्की है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आईएसपी नासिक दिया प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को, समझे कि नहीं, और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर दिया पाओ को। ठीक है, और पाओ जो कि खुद पेमेंट करने के लिए ऑथोराइज है, इसीलिए खुद ही रख लेता है। कुछ जगहों पर डीडीओ ऑथोराइज किए गए हैं पेमेंट करने के लिए, जिन जिन जगहों पर डीडीओ पेमेंट करने के लिए ऑथोराइज किए गए हैं वहां डीडीओ को पाओ से चेकबुक मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रेजरी ऑफिसर पीडब्ल्यू डिवीजन को देता है। क्लियर हुआ है या ना? यस सर। है ना। चलिए 1.4.4 ये उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा वो भी आपको बताता हूं। इससे पहले कि 1.4.4 मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग पढ़िए,
इसमें दो टर्म आता है, एक माइकर चेक और नॉन माइकर चेक। पढ़िए जरा उसको 1.4.4। The name of Ministry Department of Sir, pardon, the name of Ministry Department of the Government of India, the name of the station, name of the office, name and branch of the bank may be printed on MICR check, and the designation of the officer's signed check, DDO, and bank code number etc. may be affixed by means of rubber stamp on the check folios. In the case of non-MICR check, all the above particular may be affected by means of rubber stamp. देखिए, माइकर चेक और नॉन माइकर चेक, ठीक है, ये पहले छपता था, अब नॉन माइकर चेक छपता ही नहीं है, समझे? अब केवल और केवल माइकर चेक छपता है, समझे? ये जो है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इसका है मैग्नेटिक इंक कुछ काउंटर कुछ है ऐसा रिकॉग्निशन। पर यूट्यूब में जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये MICR का फुल फॉर्म क्या है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, सो दैट अदर में बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? खैर, तो अब मैंने आपको बतलाया कि ये माइकर चेक छपता है, नॉन माइकर चेक नहीं छपता है। मुझे किसने बताया? वही नासिक के जो डायरेक्टर थे, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक के डायरेक्टर, उन्होंने खुद बताया कि सर अब माइकर चेक ही छपता है पूरे भारत में, RBI का गाइडलाइन है, नॉन माइकर चेक अब छपता ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि इस पारा में 1.4.4 वाले पारा में आपको माइकर चेक और नॉन माइकर चेक का डिफरेंस बतलाया गया है, मैं इसको उतना वेटेज नहीं देता हूं, क्योंकि अब माइकर चेक ही छपता है, नॉन माइकर चेक नहीं छपता है। इसलिए नॉन माइकर चेक में क्या होता है ये जानने की अब कोई जरूरत नहीं है। माइकर चेक क्या होता है? तो भाई सारे चेक एक जैसे ही होते हैं माइकर चेक, और उसमें सब कुछ प्रिंटेड होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइकर चेक में क्या होता है, मैं इसमें लिख देता हूं। माइकर चेक में बाय नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंट होता है, ठीक है? नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट, ठीक है? दूसरा क्या प्रिंट होता है? नेम ऑफ स्टेशन, मतलब कि जैसे रांची होगा तो रांची, पटना होगा तो पटना, ठीक है? तीसरा क्या होगा भाई इसी में? नेम ऑफ ब्रांच ऑफ द बैंक, ठीक है? नेम ऑफ ब्रांच ऑफ द बैंक। इसके फायदा क्या होता है कि अगर नेम ऑफ द ब्रांच प्रिंटेड है तो दूसरे ब्रांच में चेक चलवे नहीं करेगा, समझे कि नहीं? उसी ब्रांच में दीजिए, उसी ब्रांच में आपका इनकैशमेंट होगा। तो फिर पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर दूसरे ब्रांच में क्या कराना हो पेमेंट तो क्या कराना होगा भाई? तो सिंपल बैंक ड्राफ्ट देना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। नॉन माइकर चेक में क्या है उसको जाने दीजिए, ठीक है? अब हम लोग मूव करते हैं 1.4.4 ही पढ़ रहे थे क्या हम लोग? हाँ, 1.4.5 उसको आप लोग पढ़िए। 1.4.5 क्या है, पढ़िए। The officer authorized to sign check will intimate to the paying branch of the bank the number of the checkbook and the number of the checks from forms included therein. Whenever a new checkbook is brought into use, the bank will keep a record of these particulars for verifying the genuineness of the check presented. बस बहुत आसान है, ठीक है? इसमें जो लिखा हुआ 1.4.5 में और 1.4.6 में हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद में 1.4 खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखिए क्या लिखता है 1.4.5 और 1.4.6। पहली बात कि 1.4.6 से चालू करेंगे, 5 बाद में देखेंगे। पाओ है, ठीक है? और आपको मैंने बता दिया कि पाओ के पास ही लास्टली चेक पहुंचता है, चेकबुक, ठीक है? चेकबुक किसको मिलता है लास्टली? पाओ को, है ना? देता कौन है? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को कौन देता है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक। खैर, जब पाओ को चेकबुक मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है कि किसी बैंक के लिए होगा, क्योंकि चेकबुक में बैंक का नाम लिखा हुआ है ना? तो तुरंत पाओ को एक स्टेटमेंट बना करके बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा कि इस नंबर से इस नंबर तक वाला जो चेकबुक है हम यूज करने जा रहे हैं, सो दैट बैंक के पास जैसे ही वो चेक का फोलियो प्रेजेंट करे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, तो बैंक को पहले से पता होना चाहिए कि ये चेकबुक अब लिखा जाने वाला है,
समझ गए? ये किसी तरह के पॉसिबल फ्रॉडुलेंट से बचने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, हुआ यही कि पाओ इंटीमेट करेगा एक्रेडिटेड बैंक को, है ना, एक्रेडिटेड बैंक को क्या इंटीमेट करेगा, यूज ऑफ न्यू चेकबुक, ठीक है, ये इंटीमेट करेगा ताकि किसी तरह का फ्रॉडुलेंट ना हो सके। नंबर ऑफ चेक फॉर्म्स इंक्लूडेड देयर इन, इसके साथ साथ एक तो नंबर ऑफ बुक होता है, समझे। हालांकि अब जो नया चेक मैंने प्रिंट करवाया था उसमें चेकबुक का कोई नंबर अलग से नहीं दिलवाया था, लेकिन पहले के चेकबुक मैंने देखे हैं उसमें बुक का नंबर होता है, सब फोलियो का नंबर अलग से होता है, समझे। तो यूज ऑफ न्यू चेकबुक, तो इसका मतलब हो गया क्या, चेकबुक नंबर, चेकबुक नंबर, ठीक है। और बी क्या हो गया, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर का मतलब मान चेकबुक नंबर 1, उसमें फोलियो नंबर 1 से 50, चेकबुक नंबर 2 फोलियो नंबर 51 से 100, तो वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चेकबुक नंबर एंड फोलियो नंबर, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ द चेक फॉर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ द चेक फॉर्म्स, ठीक है। इनके बारे में किसको बताया जाएगा, पाओ किसको बताएगा, बैंक को, ठीक है। ये बहुत आसान था, 1.4.5 हमने देखा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 1.4.6, आपको नहीं पढ़ना है, मैं ही बताता हूं क्या है। देखिए, जब पाओ सारे के सारे चेक साइन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पाओ किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक, अपने एजी ऑफिस में भी है। तो होता क्या है कि पाओ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होने की वजह से वो यूं ही छुट्टी पे नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छुट्टी पे नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट नेचर के ट्रांजेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट नेचर का पेमेंट है, वो पाओ खुद ही करेगा। अगर मान लीजिए पाओ किसी इमरजेंसी में छुट्टी पे चला जाए तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर हैं वो, अगर ऑफिस में कोई दूसरा पाओ है तो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं कि भैया आप तब तक, जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं पुराने वाले पाओ, पहले वाले पाओ, आप उनकी जगह पे ट्रांजेक्शन कीजिए। क्यों, क्योंकि आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑलरेडी बैंक के पास में है या ट्रेजरी के पास, इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो अब आपके बैंक के सिग्नेचर, बैंक के पास में आपकी स्पेसिमेन सिग्नेचर है, तो वो पाओ नंबर 1 नहीं है तो पाओ नंबर 2 पाओ नंबर 1 की जगह पे भी साइन करेंगे। मान लीजिए कि पाओ नंबर 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, अब क्या करेंगे। अगर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ठीक पाओ से नीचे या उनके समकक्ष, मतलब कि उनके इक्वल पोस्ट के कोई ऑफिसर हो या उनसे ठीक नेक्स्ट जूनियर अगर कोई हो, उदाहरण के तौर पे एजी ऑफिस में पाओ कौन बनते हैं, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। तो हमारे एजी ऑफिस में एक से ज्यादा पाओ हैं, बिल्कुल हैं, एक अकाउंट्स में, एक ऑडिट में है, अकाउंट्स में एक ही पाओ है। अगर मान लीजिए कि वो पाओ एब्सेंट हो जाए, अब क्या करेंगे, तो किसी दूसरे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को पाओ का चार्ज देंगे। और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर कुल मिला के 18 है। अब मान लीजिए कि जहां 18 सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है, 1 या 2 ही है, वहां पे क्या करेंगे, तो कोई डबल रैंक का ऑफिसर अगर होगा तो उसको भी पाओ का चार्ज थोड़ी समय के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर पाओ मौजूद नहीं है और उससे किसी जूनियर को उसका चार्ज दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर उससे किसी जूनियर को उसका चार्ज दिया जाता है तो पाओ जब लौटेगा अपने से जूनियर का जो जो चेक उसने साइन किए हैं, जो जो बिल उसने पास किए हैं, उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसका एक स्टेटमेंट बना करके प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस को भेजेगा, ठीक है। यही 1.6 में लिखा हुआ है। 1.6 में कुल मिलाकर के पाओ की अहमियत बताई गई है, और आप इसको जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पाओ को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वो हो न हो, इसलिए पाओ को बनना नहीं चाहता है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने 1.4 कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा 1.4 में कुछ नहीं है। 1.5 हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, 1.6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है, और 10 और 11 भी नहीं पढ़ना है। इसके बावजूद भी, क्योंकि हम लोगों को इसमें 21 में, पेपर 21 में नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। हाँ बोलिए। हटो, मैं दूसरा मत करो। हाँ हेलो, ठीक है, चलिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोगों को बेशक सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीपीडब्ल्यूए में, सीपीडब्ल्यूए कोड जब आप लोग पढ़ रहे थे
उसमें चैप्टर 6 जो कैश का चैप्टर था, किसी को याद आ रहा है चैप्टर 6 कैश आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ या ना? सर हाँ, याद है? पूछने वाला नहीं हूं मैं, खाली हाँ या ना चाहिए। हाँ सर पढ़े थे। हाँ ठीक है ठीक है। तो वहां पे 3 तरह के चेक की बात की गई थी, समझे? कैटेगरी ए चेक, कैटेगरी बी चेक, कैटेगरी सी चेक, ठीक है? तो ये 1.5 में लिखा हुआ है सीपीडब्ल्यूए के चैप्टर 6 में। तो इसको एक्सप्लेन यहीं पर किया गया है, उसको मैं थोड़ा सा केवल ओवरव्यू दूंगा, ऊपर ऊपर बताऊंगा। देखिए, कैटेगरी ए चेक, ठीक है, कैटेगरी बी चेक और कैटेगरी सी चेक, ठीक है? अब देखिए, कैटेगरी ए चेक क्या है, कैटेगरी बी चेक क्या है, कैटेगरी सी चेक क्या है। 1.5.1 नेगोशिएबल वर्ड लिखा हुआ है और 1.5.2 नॉन ट्रांसफरेबल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? 1.5.3 में लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल एंड नॉट पेएबल इन कैश। चलिए 1.5.1, ठीक है, ये है 1.5.1। हम यही लिखते हैं, कहीं और जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, ठीक है? यहीं पर हम लिखते हैं, ये कैटेगरी ए है 1.5.1, ठीक है? ये है 1.5.2, ये वाला है 1.5.3, ये वाला है। मतलब 1.5.1 में कैटेगरी ए के बारे में लिखा हुआ है, जिसके लिए वर्ड लिखा गया नेगोशिएबल। क्या वर्ड लिखा गया है? नेगोशिएबल। ये लिखा हुआ बी में नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। और सी में क्या लिखा हुआ है? नॉट नेगोशिएबल एंड नॉट पेएबल इन कैश, नॉट नेगोशिएबल एंड नॉट पेएबल इन कैश, ठीक है? ये 3 वर्ड है जो आपको इसमें दिखाया गया है। तो 3 तरह के चेक हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूं, ये नेगोशिएबल क्या है। देखिए, ऑल्सो रेफर्ड एज अ कैटेगरी ए चेक, these are to be used for payment on account of personal claims to gazetted officer or to contractor and supplier and to public sector companies or corporation, ठीक है? अब कैटेगरी ए, बी और सी में पहले हम लोग देखेंगे कैटेगरी ए, है ना? तो कैटेगरी ए के लिए क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी ए के लिए लिखा हुआ है, कैटेगरी ए के लिए लिखा हुआ है चेक नेगोशिएबल है। किस किस केस में यूज होता है? पर्सनल क्लेम ऑफ ग्रुप ए, गैजेटेड ऑफिसर ही होगा सारा का सारा, ग्रुप ए ऑफिसर, ठीक है? बी क्या लिखता है? लिखता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर, और सी क्या लिखता है? पेमेंट टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज और कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपका है कौन सा वाला? कैटेगरी ए चेक, जो कि है नेगोशिएबल, ठीक है? इसके बारे में हम लोग को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सीपीडब्ल्यूए कोड के चैप्टर 6 में इसके बारे में पूछा गया है, बताया गया है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे 1.5.2 कैटेगरी बी नॉन नेगोशिएबल, यहाँ पे लिख देंगे कैटेगरी बी, ठीक है? और वो है नॉन ट्रांसफरेबल, है ना? हाँ, देखिए कैटेगरी बी नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है? अब नॉन ट्रांसफरेबल के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आर मीन टू पेमेंट टू द पेई हु द गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सैलरीज। यहाँ पे जो है वो एक ही केस है, लिखा हुआ है कि अदर देन ग्रुप ए पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है, अदर देन ग्रुप ए। ग्रुप ए को तो कैटेगरी ए का चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ग्रुप बी को कर रहे हैं पेमेंट ऑफ सैलरी के लिए अदर देन ग्रुप ए, माने कि ग्रुप बी का ऑफिसर, ग्रुप सी का स्टाफ,
और ग्रुप डी, इतने तो होता है। ये आपका हो गया कौन सा, कैटेगरी बी। और 1.5.3 क्या कहता है, कैटेगरी सी। और कैटेगरी सी का क्या लिख दिया था मैंने, लिखा था नॉन नेगोशिएबल और नॉट पेबल इन कैश। इसमें क्या है भाई, सब्सक्रिप्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट्स, दीज आर मींट फॉर पेमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर गवर्नमेंटल क्लेम्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंटर गवर्नमेंट क्लेम्स। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं, सीपीडब्ल्यू के क्लास में जब इसका जिक्र आएगा मैं जरूर पूछूंगा, इसीलिए जो यहाँ पे क्लास कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। पाउज करके प्लीज नोट्स बना लीजिए समझने के लिए कि ये क्या है। यहाँ तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, लेकिन सीपीडब्ल्यू में जैसे ही 3 कैटेगरीज या ऑल कैटेगरीज ऑफ चेक्स के बारे में जिक्र आएगा मैं इसके बारे में जरूर पूछने वाला हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए 1.6 के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो बैंक ड्राफ्ट है जो कि आउट स्टेशन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 1.6 बैंक ड्राफ्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं, 1.6 कह रहा है बैंक ड्राफ्ट, और वो किस लिए यूज किया जाता है, आउट स्टेशन पेमेंट। क्यों यूज किया जाता है आउट स्टेशन पेमेंट के लिए, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि चेक में बैंक का नाम लिखा रहता है, ब्रांच का नाम। अगर ब्रांच का नाम लिखा हुआ तो वो केवल उसी ब्रांच में काम आएगा। जैसे ही दूसरे ब्रांच में आपको किसी पेमेंट की जरूरत पड़ गई तो आपको तुरंत बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट बनाने के 4 केस दिए गए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। किस किस केस में आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, तो 4 केस है। ऑल केसेस वेयर पेमेंट हैव टू बी मेड बाय बैंक आइदर अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। आउट स्टेशन पेमेंट हर केस में है, हर केस में है, लेकिन एनी पेमेंट, ठीक है, एनफोर्स्ड बाय लॉ, इन्फोर्स्ड बाय लॉ। बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का। कोई पेमेंट हो, समझे, जो कि कानूनी रूप से या नियम के हिसाब से मजबूरी में हो, मतलब जरूरी हो, ठीक है। बी क्या कहता है, पेमेंट टुवर्ड्स पाव एंड अदर पर्सनल एंटाइटलमेंट ऑफ आउट स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट। मान लीजिए कि मेरा कोई एस्टेब्लिशमेंट है, राइट, जो कि स्टेशन से बाहर है और अपने को वहां पे पेमेंट करना है उसको, ऐसा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वाटर रिसोर्सेस में आपका जो डिवीजन होता है, पीडब्ल्यू डिवीजन, वो होता है शहर के अंदर, और उसका जो साइट होता है वो बहुत दूर होता है, 150-200 किलोमीटर दूर होता है। कोई नहर बन रही है, जैसे कि राजस्थान का गंगा नहर, तो वहां से पंजाब से लेकर के उसको पूरा राजस्थान तक है, तो हर जगह उसका ऑफिस थोड़ी होगा। लेकिन उस साइट पे जो काम कर रहे हैं मजदूर, वो तो आउट स्टेशन पेमेंट रिक्वायर करेंगे। ऐसी स्थिति में आप उनको चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको आपको बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ आउट स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट, एंटाइटलमेंट ऑफ आउट स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट। बस पूरा आपको लिखने के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है, केवल कीवर्ड लिखना है सो दैट वो दिमाग में घुस जाए, खप के रह जाए, ठीक है। सी क्या कहता है, इन केस ई पेमेंट फैसिलिटी फॉर डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक अकाउंट इज नॉट अवेलेबल, द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉर्पोरेशन सेट अप बाय गवर्नमेंट शुड ओपन बैंक अकाउंट एट द स्टेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, एंड कॉर्पोरेशन, समझे कि नहीं। उसको अगर कोई पेमेंट करना हो जो कि शहर के नहीं, शहर के बाहर हो, आउट स्टेशन में हो, समझे कि नहीं, उनको भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा। और लास्ट में पेमेंट टू सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, ठीक है। पेमेंट टू सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंडिविजुअल लिखा हुआ है क्या, प्राइवेट कंपनी और इंडिविजुअल, हाँ, तो प्राइवेट इंडिविजुअल
ये कुल मिलाकर के 4 केस थे जिसमें कि आपको बैंक ड्राफ्ट बनाने की जरूरत थी। ठीक है, आगे 1.6.2 1.6.3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, केवल हम आपको इंट्रो दे रहे हैं। 1.7 पेमेंट बाय अथॉरिटी, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खुद देख लीजिए। पता चले आपको कि आपको कोई बिहार का स्टाफ है, राइट, जो कि यहाँ झारखंड में आकर के बस गया है, बुढ़ा हो गया बेचारा, रिटायर हो गया, पेंशन मिलेगा, तो उसकी सर्विस तो थ्रू आउट द लाइफ उसने बिहार में की, तो पेंशन भी बिहार ही बना देगा, और बिहार पेंशन बना देगा, और उसके बाद में वो आके यहाँ स्टैब्लिश हो गया है, और फिर पेंशन में किसी भी तरह का रिवीजन हुआ, ठीक है, तो रिवीजन होने के बाद में उसने क्लेम किया, तो क्लेम किया तो बिहार सरकार ने, सॉरी बिहार एजी ने उसके लिए एक अथॉरिटी इशू की है जिसको कि SSA कहते हैं, स्पेशल फील्ड अथॉरिटी, उस अथॉरिटी पे भी पेमेंट हो जाता है। ठीक है, वही इसी तरह से पेमेंट कहा गया है। 1.7 पेमेंट बाय अथॉरिटी, 1.7 ठीक है, पेमेंट बाय अथॉरिटी, ठीक है, ये ना चेक है ना डिमांड ड्राफ्ट है, एक अथॉरिटी है, समझे, उसी में उसको कैश पेमेंट हो गया। इस तरह की अथॉरिटी के बारे में आप लोगों ने PC 13 में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? PC 13 में क्या पढ़ा अथॉरिटी के बारे में, कोई मुझे बताएगा? हेलो, यस सर। क्या पढ़ा बताइए? PC 13 में बुक कीपिंग में क्या पढ़ा है? बुक कीपिंग में तो पढ़े थे सर। हाँ, एक अथॉरिटी इसमें होती है जिसमें 2 पार्टी होती है, और एक जिसमें 3 पार्टी होती है, उसका नाम याद आ रहा है आप लोगों को? यस, क्या है बताइए? बुक कीपिंग तो पढ़े सर, याद नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमको भी दिमाग से निकल गया है। ठीक है, शायद वो बैंक नोट होता है या क्या होता है, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, Yes, PN sir. होता है ना, एक प्रोमिसरी नोट होता है, एक और क्या होता है, एक और क्या होता है, ये भी एक तरह का अथॉरिटी है। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए, बिल्स ऑफ बोलिए बोलिए, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, समझे, ये एक तरह का अथॉरिटी है, समझे, और प्रोमिसरी नोट। हालांकि गवर्नमेंट में ये काम नहीं आता है, गवर्नमेंट में कुछ और होता है, लेकिन अथॉरिटी क्या होता है ये आपको समझाने के लिए बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि आप लोगों ने बुक कीपिंग में पढ़ा है। ठीक है, खैर 1.8 इश्यू ऑफ फ्रेश चेक इन लिeu ऑफ लॉस्ट चेक, ये तो आप लोगों ने CPW में पढ़ा है, रिसीट एंड पेमेंट रूल में पढ़ा है, हर जगह पे पढ़ा है, राइट, तो इसको अभी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1.9 है पेमेंट स्क्रॉल रिलेटेड रिकंसिलिएशन एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। 1.9 जहां पेमेंट स्क्रॉल के बारे में है, वहीं 1.10 रिसीट स्क्रॉल के बारे में है, इसीलिए चूंकि ये बहुत लंबा है, हमारे सिलेबस में है नहीं, हम इसको नहीं देख रहे हैं। 1.11 रजिस्टर वैल्यूएबल है, ये इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्टर वैल्यूएबल के बारे में कहीं आप लोगों ने सुना है? 1.11 रजिस्टर वैल्यूएबल, हाँ या ना, केवल हाँ या ना का जवाब दीजिए। रजिस्टर वैल्यूएबल के बारे में कहीं सुना, हाँ या ना, बोलिए। 1.11 रजिस्टर वैल्यूएबल के बारे में कहीं सुना है? हाँ सर, सुने तो है। कहाँ सुना है? पता नहीं, हमारे जनरल सेक्शन में कुछ आते हैं उसमें वैल्यूएबल्स। हाँ नहीं नहीं, वो तो है, एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान कहाँ सुना है? सर सुने, याद तो नहीं है सर, लेकिन सुने हैं। हम बताते, सुनिए, हम बताते हैं, देखिए, इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जब होता है ना, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट, हाँ सर, हाँ याद आया। याद आया है ना, ये आप लोगों ने ACAG में भी देखा है, ठीक है, और फॉरेस्ट अकाउंट में भी देखा है ना। उसमें क्या होता है कि जब आप क्लेम करते हैं तो आउटपुट क्लेम रजिस्टर से क्लेम करते हैं, और वो क्लेम जब वहां से अप्रूव होता है, जब वहां से बैंक ड्राफ्ट आता है या चेक आता है ना, उसको कहीं भी डालने से पहले आपको रजिस्टर वैल्यूएबल में डालना पड़ता है, समझे, Yes, sir. है कि नहीं, तो वो मैंने बताया हुआ है। 1.12 इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट का बहुत डिटेल से जानकारी दिया हुआ है इसमें, और इसके रिगार्डिंग आपको चैप्टर 8 से रिलेट करना पड़ेगा मुझे, इसलिए 1.12 बहुत बड़ा है, आज वो कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको अगले क्लास के लिए रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जहां तक मैंने आज आपको कवर किया है वहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बी कनेक्टेड विद माई क्लासेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हाँ, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।
तो फिर हम लोग आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.